हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, आज के लेक्चर में हमें चर्चा शुरू करनी है चैप्टर 4 से। बेटा, यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम लास्ट चैप्टर है। चैप्टर 4 काफी लेंथी चैप्टर है, पर बाबू करेंगे इसको टाइमली फिनिश करने की कोशिश करेंगे 5 to 7 लेक्चर में ही फिनिश कर पाए विद न्यूमेरिकल्स। बेटा, चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब हमें नेशनल इनकम को मेजर करना शुरू करना है। ऑल्दो कैलकुलेट करनी हमें आ गई है, एनएनपीएटएफसी कैलकुलेट करना अलग चीज है, उसको मेजर करना बहुत अलग चीज है। तो बेटा, मेजर करने के हमारे पास कितने मेथड है, कौन कौन से मेथड है? इंट्रोडक्शन। बेटा, याद करो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जब आप पढ़ते थे तो कितनी स्टेजेस होती थी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की? 3 स्टेजेस याद है? पहली स्टेज प्रोडक्शन फेज या जनरेशन ऑफ इनकम, प्रोडक्शन फेज बोलते थे। सेकंड स्टेज इनकम या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फेज। और थर्ड एक्सपेंडिचर या डिस्पोजिशन ऑफ इनकम फेज। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं बेटा, यही 3 मेथड बन जाएंगे अब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। 3 मेथड है बेटा नेशनल इनकम को मेजर करने के। बेटा, प्रोडक्शन मेथड का ना एक बहुत ही ज्यादा वाइडली रिकॉग्नाइज्ड नाम है वैल्यू एडेड मेथड। यहां पर ना हम इसको प्रोडक्शन मेथड बोलेंगे ही नहीं, शायद मैं तो कभी नहीं बोलता इसको। वैल्यू एडेड मेथड के नाम से ये बहुत पॉपुलर है। तो आज का टारगेट यही है कि वैल्यू एडेड मेथड को शुरू करके खत्म कर दें। दूसरी बात बेटा, वैल्यू एडेड मेथड ना पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादातर जो हम बोर्ड में देखते हैं बेटा, एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड पे न्यूमेरिकल आता है। वैसे बता देता हूँ, न्यूमेरिकल कायदे से मुश्किल वैल्यू एडेड मेथड का ही होता है। मुश्किल तो न्यूमेरिकल इसी का होता है, पर बेटा पेपर में आता नहीं बहुत ज्यादा। ठीक है जी, आपको जो देखने को न्यूमेरिकल मिलेगा वो मेरे उम्मीद अभी भी यही है कि इनकम और एक्सपेंडिचर ही देखने को मिलेगा। ये थियोरेटिकल पॉइंट से इसकी रेलेवेंस जरूर है। थियोरेटिकल पॉइंट का इक्का दुक्का हिस्सा आपसे पूछा जा सकता है इसका। तो बेटा स्टार्ट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहले वैल्यू एडेड का ही मतलब पता होना चाहिए। तो बेटा वैल्यू एडेड का मैं मतलब लिख रहा हूं। लो पुत्र, मैंने वैल्यू एडेड का मतलब लिखा, एक्सप्लेन भी करूंगा। क्या लिखा बेटा? इट रेफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल और द इंटरमीडिएट गुड्स बाय अ फर्म बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी। बेटा, एक फर्म अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी की वजह से रॉ मटेरियल में जितनी भी वैल्यू ऐड करेगी वो उस फर्म का वैल्यू एडेड होगा। मतलब मैं कहता हूं बेटा, आप कोई फर्म हो जो लोअर्स मैन्युफैक्चर करती है। आपने क्या किया, एक रॉ मटेरियल खरीदा, फैब्रिक खरीदा, कोई भी कपड़ा समझ लो, मान लो कपड़े की कैटेगरी है फॉरवेट, 300 रुपए का खरीदा एक लोअर के लिए कपड़ा, उसको मैन्युफैक्चर किया और 600 रुपए में बेच दिया। क्या बेटा इस फर्म की वैल्यू एडेड है 600 रुपए है? नहीं। क्या होता है वैल्यू एडेड? एक फर्म अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी की वजह से रॉ मटेरियल में जितनी वैल्यू ऐड करी। भैया आपने 300 का तो खुद ही खरीदा था और 600 का बेच दिया, यानी कि 300 रुपए के ऊपर आपने 300 और वैल्यू ऐड कर दी, तभी तो 600 का बेचा। आपका वैल्यू एडेड कितना? आपका वैल्यू एडेड 300 रुपए, क्योंकि आपने अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी की वजह से उस रॉ मटेरियल में सिर्फ 300 रुपए की वैल्यू एनहांस की है। अब इसी चीज को बेटा फॉर्मूला से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है
वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक सेकंड पोस्ट करना पड़ेगा। बेटा मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, इसका फॉर्मूला है वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मतलब वही बड़ा सिंपल सा है कि आपने अपना आउटपुट, अपना फिनिश गुड्स कितने रुपए में बेचा, माइनस आपने अपना रॉ मटेरियल कितने रुपए में खरीदा था। सिंपली इंटरमीडिएट कंजम्पशन को आप रॉ मटेरियल बोल सकते हो, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ ये एग्जैक्टली रॉ मटेरियल के बराबर नहीं होता। एक छोटा सा फर्क है बेटा, उस समय आने पर मैं बता दूंगा। ठीक है जी। बेटा अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि 600 रुपए में आपने लोअर बेचा, लेकिन रॉ मटेरियल आपने इनपुट्स यानी कि आपने 300 रुपए के खरीदे थे, तो आपका वैल्यू एडिशन कितना, आपका वैल्यू एडिशन 300 रुपए का ही है। एक बड़ा फेमस एग्जांपल भी है बेटा, फार्मर वीट बेचता है मिलर को, मिलर आटा बेचता है बेकर को, और बेकर ब्रेड बेचता है कंज्यूमर को, कंज्यूमर को। बेटा मेरे सामने ना 3 फर्म लिखी हुई हैं अलग अलग, एक फार्मर, एक मिलर, एक बेकर। तीनों फर्म का मैं वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना चाहता हूं आप सबके साथ साथ। फार्मर पहली फर्म, दूसरी फर्म मिलर, तीसरी फर्म बेकर। अगर मुझे वैल्यू एडेड निकालना हो, फॉर्मूला यही है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दूं तो क्या वैल्यू एडेड कैलकुलेट हो जाएगा। अब वो फार्मर के एंगल से सोचो, इसने आउटपुट कितने रुपए का बेचा अपना, बेटा इसने वीट बेचा है 500 रुपए का, इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट 500 रुपए। ठीक है जी। क्या कितने के खरीदे थे इसने इनपुट्स, बेटा मैंने क्वेश्चन में नहीं बताया कितने के खरीदे थे, नहीं पता, जीरो ले लें। वैल्यू एडेड कितना फार्मर का 500 रुपए, देखिए सामने देख लीजिए। तो वो व्हाट अबाउट मिलर, मिलर के एंगल से सोचो, इसने क्या क्या आउटपुट बेचा, कितने का बेचा, आटा बेचा 700 रुपए का, ये इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है। कितने रुपए का खरीदा था इनपुट, बेटा इसने इनपुट के तौर पर वीट खरीदा था 500 रुपए का। ठीक है। अब वो 200 रुपए का इसने वैल्यू ऐड किया, और यही बात मैं सोच के भी तो बता सकता हूं, अगर आप 500 रुपए का वीट खरीद रहे हो, उससे आटा बना के 700 का बेच रहे हो, आपने कितनी वैल्यू ऐड करी, आपने तो 500 का खरीद के 700 का बेचा, आपने तो 200 रुपए की वैल्यू ऐड करी, आपने वही 700 थोड़ी ऐड कर दी। ठीक है ना जी। सेम वे बेटा अगर बेकर के एंगल से सोचो, तो उसने ब्रेड बेची है बेटा 1000 रुपए की, और खरीदा था आटा 700 रुपए का, तो उसने कितनी वैल्यू ऐड करी, उसने 300 रुपए की वैल्यू ऐड करी। फॉर्मूला समझ में आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बेटा एक फर्म जितनी भी वैल्यू ऐड करती है इकोनॉमी में, उससे हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन। यानी कि मैं यहां बोल सकता हूं ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाय द फार्मर इज 500, ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाय द मिलर इज 200 एंड द बेकर इज 300, बोल सकते हैं। बेटा अगर मैं पूरे इंडिया की सारी फर्म का ग्रॉस वैल्यू एडिशन का टोटल कर दूं, तो ये हमेशा बराबर होगा जीडीपी एट एमपी के, हमेशा बराबर होगा जीडीपी एट एमपी के। ये ऐसा कैसे मैं बोल पा रहा हूं कि हमेशा जीडीपी एट एमपी के बराबर होगा। देखो सबसे पहले मैंने बात बोली, मैं पूरे इंडिया की फर्म का टोटल कर रहा हूं, तो बेटा पहली बात तो मैं कैलकुलेटेड डोमेस्टिक टेरिटरी कर, दूसरी बात आपको क्या लगता है, अगर ये ब्रेड का सेल प्राइस 1000 है, आपने बहुत सारी ब्रेड बेची जिनका सेल प्राइस 1000 है, सेल प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं कि नहीं होते, आप ब्रेड खरीद कर लाते हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं कि नहीं होते, जीएसटी होता है कि नहीं होता, होता है ना। बेटा अगर टैक्सेस शामिल हैं इनके बेचने में, इनके आउटपुट के प्राइस में, तो मार्केट प्राइस ही तो कैलकुलेट होगा। मार्केट प्राइस कैसे निकलता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, टैक्सेस शामिल है तभी तो एमपी कैलकुलेट हो रहा है। और दूसरी बात मैं कहता हूं, आप मिलर थे, आपने बेटा वीट से फ्लोर बनाया, कहीं ना कहीं कोई तो मशीनरी का इस्तेमाल किया होगा, क्या बेटा कोई मैंने मशीनरी का भी डेप्रिसिएशन हटा दिया क्या, अगर मैंने डेप्रिसिएशन हटाया नहीं तो ग्रॉस ही तो कैलकुलेट होगा।
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? यानी कि अगर पूरी इंडिया की सभी फर्म के जीबीए का टोटल किया जाए तो हमेशा जीडीपी एट एमपी के बराबर होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? दूसरी बात, जीडीपी एट एमपी की डेफिनेशन तो सोचो। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर मिलके जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं एक साल में एक इकोनॉमी में, वही तो जीडीपी एट एमपी होता है। यही तो जीडीपी एट एमपी होता है। और मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, सारी फर्मों के वैल्यू एडेड का टोटल ही तो कर रहा हूँ। जीडीपी एट एमपी तो होगा, सारी फर्मों का ही कर रहा हूँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आती है अभी तक? क्लियर? चलो जी बेटा, बात को आगे बढ़ाएंगे। फॉर्मूले को 2-3 बार हर एंगल से एनालाइज करेंगे। किसके बराबर है वैल्यू एडेड? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बेटा थोड़ी सी चर्चा मेरी इंटरमीडिएट कंजम्पशन पर रहेगी, थोड़ी सी चर्चा मेरी वैल्यू ऑफ आउटपुट पर रहेगी। जब ये चर्चा खत्म हो जाएगी तो ये हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बेटा सबसे पहले अगर मैं चर्चा करूं इंटरमीडिएट कंजम्पशन पे, तो मैंने इस पे लगा दिया डबल स्टार और वैल्यू ऑफ आउटपुट पे लगा दिया सिंगल स्टार। पहले बेटा डबल स्टार को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं और फिर मैं सिंगल स्टार पे आऊंगा। मैं बात कर रहा हूं इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन कुछ और नहीं, इंटरमीडिएट गुड्स की कंजम्पशन की ही बात है। कुछ लोग इसको रॉ मटेरियल बोल देते हैं प्यार से, पर बेटा एग्जैक्टली बराबर नहीं है। वो जो मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो बताऊंगा। चलो ठीक है जी, आप बोलना चाहो अभी प्यार से अपनी नॉलेज के लिए इनपुट्स भी बोल सकते हो, रॉ मटेरियल भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा, अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने बोला इंटरमीडिएट कंजम्पशन कुछ और नहीं, इंटरमीडिएट गुड्स की कंजम्पशन है। क्या इंटरमीडिएट कंजम्पशन में कैपिटल गुड्स आ जाएंगे? क्या इंटरमीडिएट कंजम्पशन में कैपिटल गुड्स आ जाएंगे? बताओ फटाफट से, आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे भाई, क्यों आएंगे यार? याद नहीं है क्या? फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स, कुछ डिफरेंस नहीं आता क्या? क्या होते हैं कैपिटल गुड्स? बेटा फाइनल गुड्स दो तरीके के होते थे, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। बेटा जब मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात कर रहा हूं तो मैं इनकी बात कर रहा हूं। कहां से कैपिटल गुड्स आ जाएंगे? अभी सही कई बच्चे सारे ला रहे थे, पढ़ते क्या हो फिर तुम घर जाके? मुझे कभी कभी ये लगता है। आपको क्या लगता है कोर रिवीजन होगा इसके बाद? ऐसा टाइम फिर कर क्या रहे हो आज अगर आप ये नहीं बता पा रहे हो तो? इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब इंटरमीडिएट गुड्स की कंजम्पशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैपिटल गुड्स। ये मैंने लिखा और काट दिया, कैपिटल गुड्स नहीं आते इसमें। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। देखो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके इम्तिहान बहुत सारे लेगा न्यूमेरिकल में। वो क्या करता है पेपर में, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे दी, लेट्स सपोज कुछ भी बात कर लो 900 रुपए, और आपको कह दिया इंपोर्ट्स 300 रुपए। बेटा अगर मेरे को डायरेक्टली इंटरमीडिएट कंजम्पशन पता है 900 रुपए, तो बेटा क्या इंपोर्ट्स इंक्लूड होंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालते टाइम? नहीं बेटा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का क्या मतलब है? इंटरमीडिएट गुड्स की कंजम्पशन, चाहे वो मैंने इंडिया से लिया वो भी शामिल है, चाहे मैंने बेटा इंपोर्ट्स किया वो भी शामिल है। अगर बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली टर्म डिफाइन है, क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्टली 900, तो बेटा मैं सिर्फ यही पुट करूंगा, इंपोर्ट्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसमें इंपोर्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। लेकिन फर्क क्या पड़ जाएगा अगर क्वेश्चन मुझे ऐसे दे, परचेज फ्रॉम या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल करो। अगर क्वेश्चन ऐसे दे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म 900 और इंपोर्ट्स दे 300, तो क्या होगा बेटा? यहां इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालते टाइम आपको इंपोर्ट्स ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने बताया जो रॉ मटेरियल आपने डोमेस्टिक फर्म से खरीदे, मतलब इंडिया की फर्म से खरीदे, वो 900 है। क्या बेटा मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ इंडिया से ही खरीदने की बात कर रहा हूँ? मैं तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ, मतलब रॉ मटेरियल के कंजम्पशन की बात। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। बेटा अगर मैंने रॉ मटेरियल जो इंडिया से खरीदे वो 900 के हैं और जो बाहर से खरीदे वो 300 के हैं, तो अगर मुझे इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालनी है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो 1200 रुपए जाके मेरी इंटरमीडिएट कंजम्पशन आएगी।
समझ आती है बात? ठीक है जी। और अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया हो तो यहाँ पर इंपोर्ट्स यूजलेस है, बिल्कुल इंपोर्ट का कुछ भी नहीं है। अभी तक बताओ चाहिए जितनी बात बोली सब क्लियर? आगे बढ़े, लेवल बढ़ाए। अच्छा, अभी तक अगर मेरे को फॉर्मूला जितना मैं पढ़ चुका हूं उतना ही एक्सपेंड करना हो तो मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? वैल्यू एडेड किसके बराबर है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अभी वैल्यू ऑफ आउटपुट को भी एक्सपेंड करेंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में मैंने ये तो पढ़ लिया ना, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फार्म प्लस इंपोर्ट्स। ये तो एक्सपेंड हो चुका है, ठीक है बेटा। इस पर डबल स्टार, इस पर सिंगल स्टार था। मैं सिंगल स्टार को डिफाइन करना शुरू करता हूँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, और वो मैंने इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आगे जाकर कंफ्यूजन ना हो। तो देखना क्या है बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट? मैंने लिखा इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। बेटा जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए एक साल में उन सबकी मार्केट वैल्यू ही वैल्यू ऑफ आउटपुट है, उन सबकी मार्केट वैल्यू। बेटा वर्ड जिस पर मेरा फोकस है वो मार्केट वैल्यू नहीं है, वर्ड जिस पर मेरा फोकस है वो प्रोड्यूस्ड है। आंखें खोलकर देख लो, क्या मैंने सही लिखा है? क्या मैंने सही लिखा है? नहीं, मैंने वर्ड क्या लिखा है? प्रोड्यूस्ड हुए एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, उनको टोटल करना, उनकी मार्केट वैल्यू का टोटल करना तो मिलेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अच्छा, क्या हो अगर एक साल में जितने गुड्स प्रोड्यूस हुए इकोनॉमी में वो सारे बिक जाएं तो क्या होगा? अगर सारे बिक जाएं बेटा, अगर सारे बिक जाएं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर होगा? सेल्स के बराबर होगा, अगर सारे बिक जाएं। बट बेटा इट इज द रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सिचुएशन। आपने कभी ऐसा फील किया कि मान लो आज साल खत्म हो रहा है, 31 मार्च का दिन है और रात को 8 बजे आप बाहर आए, किसी कन्फेक्शनरी शॉप पे गए, आपने कहा जी लेस का पैकेट चाहिए था, आपने कहा जी खत्म हो गया, इकोनॉमी में जितने प्रोड्यूस होते सारे खत्म हो गए। आपने कहा जी कोल्ड ड्रिंक कहते खत्म, देखो पूरी दुकान खाली है, कुछ है ही नहीं, एक भी सामान नहीं, इतना प्रोड्यूस हुआ था इस साल में सारा खत्म कर दिया। ऐसा होता है क्या? मिलता नहीं सामान। तो बेटा ये तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सिचुएशन है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स के बराबर होगा, मतलब जितना इस साल में प्रोड्यूस हुआ है सारा का सारा बेच दिया, कभी भी नहीं होगा। तो बेटा ये सिचुएशन नहीं होगी, नहीं होगी। तो एक्चुअली में सिचुएशन क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर है? बेटा डेफिनेशन बिल्कुल दिमाग में रखना, उससे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। कुछ लोग बेटा इसको अनसोल्ड स्टॉक भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको अनसोल्ड स्टॉक भी बोलते हैं, मतलब सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट बेटा इसके बराबर होगा, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, बिल्कुल इसके बराबर होगा। बेटा ऐसा कैसे? अगेन मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि बेटा आप इस चीज को रट लो, मैं बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है जी। आप समझना चाहते हो, मैं समझाने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, समझाने की कोशिश करता हूँ, कोशिश करना पहली बार में समझो, पूरे 5 मिनट लगाऊंगा इस बात को समझाने के लिए, ठीक है जी। मान लो बेटा मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, 31 मार्च 23 को इकोनॉमी में स्टॉक था 2000 रुपए का, ठीक है जी। पूरे साल भर 23-24 में आपने सेल्स करी 80,000 रुपए की, और 31 मार्च 24 को स्टॉक था बेटा इकोनॉमी में 5,000 रुपए का। बस मुझे एक बात बताओ बेटा, मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, उसके लिए ये ओपनिंग स्टॉक है या नहीं? बेटा जो 31 मार्च 23 को स्टॉक होगा
वही तो 1 अप्रैल 23 को भी होगा, मतलब मेरे फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन। तो ये ओपनिंग स्टॉक है या नहीं? अब समझते हैं बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमेशा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के बराबर ही क्यों होता है। एग्जाम्पल यही चलता रहेगा, आराम से समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने इस साल में कितने रुपए का सामान बेचा? 80,000 रुपए का सामान बेचा। इधर देखो जी, मैंने इस साल में 80,000 रुपए का सामान बेचा। बेटा मेरे पास पिछले साल का कितना बचा हुआ था? 2,000 का। पिछले साल का कितना बचा हुआ था जब साल शुरू हुआ? मेरे पास पिछले साल का 2,000 का सामान बचा था। तो बेटा जब मैंने 80,000 का बेचा, 2,000 का तो उसमें से यही वाला बेच दिया, यही वाला बेच दिया। बाकी 78,000, बाकी 78,000 का गुड्स कहां से आया? ये मैंने इसी साल तो प्रोड्यूस किया, ये मैंने 78,000 का तो इसी साल प्रोड्यूस किया। 2,000 का सामान तो मैंने पिछला बेच दिया, 80,000 का बेचा। बाकी 78,000 का भी तो बेचा, वो कहां से आया? वो इस साल मैंने प्रोड्यूस किया। मानते हो बात? बेटा मैंने चाहे बेचा 80,000 रुपए का है, लेकिन 2,000 रुपए का पिछला बेचा है, यानी कि मैंने करंट ईयर का कितना सामान प्रोड्यूस कर के बेचा। बेटा मैंने करंट ईयर का प्रोडक्शन तो 78,000 ही किया। देखो बड़े आराम से पढ़ लो, मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का मकसद इस साल का प्रोडक्शन निकालना है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर। चाहे आप टोटल 80,000 का सामान बेच चुके हो, इस साल का प्रोडक्शन कितना था? भैया 80,000 का सामान बेचा, पिछले साल का प्रोडक्शन 2,000 था, वो बचा रह गया था, एक तो वो बेचा। इस साल कितना प्रोड्यूस करके बेचा? इस साल का तो 78,000 है। अगर मैं 80 माइनस 2 कर दू, 78 ही आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से। दूसरी बात बेटा कहता है आखिरी में सामान बचा रह गया 5,000 रुपए का। जब साल खत्म हुआ 5,000 का सामान बचा रह गया, मैं सेल्स निकाल रहा हूं? मैं तो नहीं सेल्स निकाल रहा। बचा रह गया तो क्या प्रोड्यूस तो ये इसी साल में हुआ है। अगर ये इस साल में ही प्रोड्यूस हुआ है तो बेटा मैं तो प्रोडक्शन ही निकाल रहा हूं, मैं कब से सेल्स निकाल रहा हूं? मैं तो प्रोडक्शन ही निकालने लगा हूं। एक तो बेटा जो मैंने सामान 80,000 का बेचा, उसमें से 78,000 का इस साल प्रोड्यूस हुआ था, और एक जो 5,000 का बचा रह गया वो इस साल प्रोड्यूस हुआ, यानी कि टोटल प्रोडक्शन 83,000। और आप मेरी कैलकुलेशन देख लो बेटा, इट इज 83,000। दिस इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। समझ में आती बात? बताओ ऐसा कुछ जो आपने रख लिया हो, है किसी की कोई परेशानी तो बताओ। बढ़िया, पक्का से बताना है मेरे को। अगर आप कहोगे रिपीट करना है तो एक बार और कर दो, समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात। करना लगा समझ? नहीं करूँ रिपीट फिर? करना है? एक बार कर देता हूँ। बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट की ना डेफिनेशन पे हमेशा गौर फरमाना अगर इस चीज को समझना। वो कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर। मैं निकाल रहा हूं बेटा किसी भी पर्टिकुलर ईयर का प्रोडक्शन, वही वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है, सेल्स नहीं। तो बेटा मैंने अगर बताया कि अगर मान लो इकोनॉमी में कभी ऐसा हो जाए जितना गुड्स प्रोड्यूस करा सारा बिक जाए, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर हो जाएगा? सेल्स के बराबर हो जाएगा। बट इट इज रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सिनेरियो, तो बेटा मैंने बाद में कर दिया कि ये कभी बराबर होगा नहीं, ऐसा होता नहीं है इकोनॉमी में। तो किसके बराबर होगा? मैंने एक फॉर्मूला बना कर दिया आपको। पर बेटा मैं इस फॉर्मूला का एनालिसिस करना चाहता हूँ, रटवाना होता तो बेटा कब का रटवा देता। अब बात समझना आराम से। मैंने एक एग्जाम्पल फ्रेम कर इस चीज को समझाने के लिए। मैंने इस साल 80,000 का सामान बेचा, ठीक है। 80,000 में से 2,000 का सामान तो मैंने पिछला बेचा, जो पिछला बचा रह गया था। ये तो गुड्स इस साल प्रोड्यूस नहीं हुए, मेरे करंट ईयर में 23-24 में तो प्रोड्यूस नहीं हुए, ये तो पिछले साल ही प्रोड्यूस हो गया था 22-23 में, तभी तो 22-23 के आखिरी दिन पड़ा हुआ था। तो अगर मैंने 80,000 का सामान बेचा भी है, उसमें से 2,000 का सामान बेचा, करंट ईयर का प्रोडक्शन कितना है उसमें से? करंट ईयर का तो 78 है, 2,000 हटा तो वो तो पिछले साल का। तो बेटा 80,000 की सेल में से मैंने 2,000 रुपए हटा दिए जो पिछले साल के। ये बात समझ में? 78,000 मेरा करंट प्रोडक्शन है। ये भी समझो बेटा, कहते हैं साल के आखिरी में 5,000 का सामान बचा रह गया। बेटा मैं कोई सेल्स तो निकाल नहीं रहा, मैं तो प्रोडक्शन निकाल रहा हूं। अगर वो बचा रह गया तो क्या, बनाया तो मैंने इसी साल था, अगर मैंने इसी साल प्रोड्यूस किया था तो उसे भी छोड़ दो, यानी कि मेरी टोटल प्रोडक्शन 83,000 रुपए की है। ये यूनिट्स में भी हो सकता है, रुपए में भी हो सकता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। बात समझ में आती है कैसे निकला वैल्यू ऑफ आउटपुट?
अब बेटा यहाँ पर ना मुझे एक आध बात और बोलनी है। अभी तक मैंने जितना फॉर्मूला पढ़ लिया मैं उतने को एक्सपेंड करके बोल देता हूँ। वैल्यू एडेड किसके बराबर है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट अभी हमने पढ़ा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के बराबर है। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के बराबर है। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन मैंने भी एक्सपेंड किया था बेटा, डोमेस्टिक परचेजेस जितनी है वो और इंपोर्ट्स जितने हैं वो, जितना अपने देश से खरीदा वो, जितना इंपोर्ट करा वो। ठीक है बेटा, सेल्स को ना मैं फर्दर एक्सपेंड करना चाह रहा हूं। सेल्स को मैं फर्दर एक्सपेंड करना चाह रहा हूं, जैसे मैंने इंटरमीडिएट कंजम्पशन को एक्सपेंड किया था, बिल्कुल वैसे ही बेटा मैं लिख रहा हूं exports are not separately included. Exports are not separately included. काम की बात बेटा, अगर क्वेश्चन में मुझे डायरेक्टली सेल्स पता हो कुछ भी 900 करोड़ और एक्सपोर्ट्स पता हो 300 करोड़, ऐसी जगहों पर एक्सपोर्ट्स यूजलेस है। क्यों यूजलेस है बेटा? जब मैंने वर्ड सेल बोला, आपको पता है कहां बेचा? इसी में शामिल है, इंडिया में बेचा और बाहर बेचा। तो बेटा एक्सपोर्ट लेने की जरूरत ही नहीं है, इसके अंदर से तो पहले ही शामिल है एक्सपोर्ट्स। हाँ, अगर मैं ये कह दूं आपको किसी क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल्स 900, डोमेस्टिक सेल्स 900 सीआर, और ये कह दो बेटा एक्सपोर्ट्स 300 करोड़, तो मैं कह सकता हूं कि अगर अब आपको सेल्स निकालनी है, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो अपनी टोटल सेल्स की बात कर रहा हूं, चाहे मैंने कहीं बेचा हो, और ये मुझे दे रखा है सिर्फ इंडिया की सेल्स, सिर्फ डोमेस्टिक सेल्स। तो अगर सेल निकालनी है ऐसी सिचुएशन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों को जोड़ दो बेटा, 1200 करोड़ आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर है बात? अब आओ यही फर्दर एक्सपेंड कर दो, सेल्स किसके बराबर होगी? डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक चेंज इन स्टॉक, यही होता है। और बेटा अभी मैंने इसको भी बता दिया कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन को आप डोमेस्टिक परचेसेस प्लस इंपोर्ट्स लिख सकते हो। ये मैक्स लेवल ऑफ एक्सपेंशन है इस फॉर्मूला का। मिला तो था ये दो बातों से मिलकर बेटा, हमने एक्सपेंड करते करते 6 कर दी इसकी। ठीक है जी, अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए। अब बेटा पेपर में क्वेश्चन और आता है, जैसे कि मैंने बताया कि मेथड ना थियोरेटिकली मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है रादर की प्रैक्टिकली। ठीक है जी, अब थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट है तो क्या बातें आती हैं मैं ये भी बता देता हूँ। बेटा बहुत बार क्वेश्चन कहता है while arriving at sorry arrive the national income through value added method। बेटा आपको कहता है अराइव करके दो नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड से। अब बेटा देखो बच्चा ना ज्यादातर केस में ना थ्योरी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता इस चैप्टर की, मुझे लगता है यार मेरे को प्रैक्टिकल होता है, मुझसे नेशनल इनकम निकलवा रहे हो मैं निकाल दूं। उसने सीधा सीधा सी 2-4 बातें लिखनी है, उसको लगेगा कि मैंने निकाल दिया। वो क्या कहेगा? स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन, स्टेप नंबर 3 which is equals to step number 1 minus 2, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हो जाएगा ये जीडीपी एट एमपी के बराबर होता है। ठीक है बेटा, अगर सारी फर्म के वैल्यू एडेड को निकालोगे जीडीपी एट एमपी के बराबर होता है, ये बात आपने भी मुझसे पढ़ी है। स्टेप नंबर 4 कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी फ्रॉम जीडीपी एट एमपी, वही माइनस डैप प्लस एनएफआई माइनस एनआईटी कल किया था, पर बेटा इसका नंबर नहीं मिलता। अब जैसे आपने स्टेप लिखे नंबर नहीं मिलेगा। स्टेप आपको हमेशा वैसे ही लिखने जैसा एनसीईआरटी लिखवाना चाहती है। एनसीईआरटी ने बताया कि अगर आपको नेशनल इनकम अराइव करनी है थ्रू द वैल्यू एडेड मेथड, तो उसके लिए क्या गिने चुने स्टेप होने चाहिए, और बेटा वही स्टेप लिखने हैं। तो बेटा 4 स्टेप 4 लाइनें, पेपर में 4-4 नंबर का बहुत बार है, बहुत बार। तो अब आप देख लो नंबर कैसे लेने। तो बेटा स्टेप नंबर 1 ये कहता है क्लासिफाई the industries into प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। बेटा ये कहता है सारी इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर लो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। क्लासिफाई कर दिया बेटा। स्टेप नंबर 2 कहता है इन सारी इंडस्ट्री के ग्रॉस वैल्यू एडेड का टोटल कर।
बेटा इन सारी इंडस्ट्री के ग्रॉस वैल्यू एडेड का टोटल कर लो। अगर मैं सारी इंडस्ट्री के ग्रॉस वैल्यू एडेड का टोटल करूंगा तो आपको ही पता है बेटा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, जीडीपी कैलकुलेट हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 कहता है, अब सीधा ना कह देना एनएनपी निकाल दो, निकल गया नेशनल इनकम। बेटा स्टेप नंबर 3 कहता है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। हमेशा बेटा आपसे क्वेश्चन उम्मीद करता है कि पहले मैं डोमेस्टिक इनकम निकालूं बाद में नेशनल इनकम। तो बेटा कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम विच इज इक्वल टू एनडीपी एट एफसी। देखो मैं स्टेप नंबर 2 में कहां पर हूं, जीडीपी एट एमपी। मुझे एनडीपी एट एफसी तक जाने हैं, जी को एन में कन्वर्ट करना है। कैसे निकलेगा बेटा एनडीपी एट एफसी, अगर मैं माइनस कर दो डेप्रीसिएशन और माइनस कर दो एनआईटी तो मैं पहुंच जाऊंगा एनडीपी एट एफसी तक। और बेटा आखिरी स्टेप कहता है कैलकुलेट द नेशनल इनकम विच इज इक्वलेंट टू एनएनपी एट एफसी। तो मैं एनडीपी एट एफसी तक हूं, मुझे एनएनपी एट एफसी तक जाना है। कैसे होगा, प्लस कर दो एनएफआई। ये है बेटा 4 स्टेप। क्लासिफाई द इंडस्ट्री इनटू प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। स्टेप नंबर 2, इन सारी इंडस्ट्रीज के जीवीए का टोटल कर दो विच इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी, देन कैलकुलेट द डोमेस्टिक इनकम, देन कैलकुलेट द नेशनल इनकम। ऐसे पहुंचोगे बेटा नेशनल। अब बेटा इस मेथड की प्रिकॉशंस रहती हैं, वो कल कर लेंगे, ठीक है जी। और हाथों हाथ न्यूमेरिकल भी स्टार्ट कर देंगे। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।